Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update of my channel. आज जो टॉपिक हम लोग का लास्ट लेक्चर में छूट गया था चार्ज रिंग, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। तो स्टार्ट करें। ये हमारा कोई चार्ज रिंग है, ये पूरी तरीके से चार्ज है और इसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने पी लिया है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर से इससे एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो x है और इस रिंग का जो रेडियस है वो a है। ठीक, अब हम इस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट कट करेंगे यहाँ पे जो dl लेंथ का हो। तो हमने एक dl लेंथ ले लिया, एक छोटा सा सेपरेशन कट किया। अब इस पूरे पे चार्ज q है, तो इस dl लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? dq। तो कितना हो जाएगा? dq। अब यहाँ पे सेम है जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे जिसकी लेंथ dl होगी और इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो dq हो जाएगा। ठीक, अब हम एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे कुछ होगा आउटवर्ड, जिसका dl से क्या हो जाएगा? de हो जाएगा और सेम ऐसे यहाँ से भी वही होगा, इसको डी डैश मान लेते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट पे बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी डैश है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ एंगल्स पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये कुछ थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। तो ये डी डैश इस वाले साइड पे, डी डैश इस वाले साइड पे अपना कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनाएगा, डी कॉस थीटा। सेम एज डी इस साइड पे डी कॉस थीटा बनाएगा, क्योंकि जिस पे एंगल बनता है हम उसको बेस लेते हैं और बेस हमेशा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो डी डैश का ये वाला क्या हो जाएगा? डी डैश कॉस थीटा और डी का क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा। समझ में आ गया? सेम एज इसका ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बन गया, तो एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट की बारी है। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये डी डैश साइन थीटा और ये डी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी डैश और डी साइन थीटा दोनों ही अपोजिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पहले हम निकाल लेते हैं डी कितना है और डी डैश कितना है। तो डी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम ए बी मान लेते हैं और इसको हम ए डैश और बी डैश मान लेते हैं। ठीक, तो ए बी से कितना हो जाएगा? डी ए बी 1/4πε0। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बाई आर, सेम एज यहाँ पे हम लगाएंगे। तो 1/4πε0 तो हमने ले लिया। अब Q की जगह पे हमने क्या लिया है? dq। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dq। और डिस्टेंस की बारी, तो डिस्टेंस क्या लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कुछ r मान लेते हैं और ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम इसको देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, जिसका ये क्या है? क्या कहते हैं? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा जिसकी वैल्यू x² प्लस a² के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम वही पुट करेंगे, r की वैल्यू x² प्लस a²। और क्या होता है? r होता है ना, तो यहाँ पे x² प्लस a²। ठीक, r² होता है, r² होता है। ठीक, r² होता है, तो रूट x² प्लस a² का स्क्वायर। तो ये क्या था? d था, ये पहला इक्वेशन। फिर d डैश, ये d डैश क्या है? a डैश b डैश का है, ये कितना हो जाएगा? 1/4πε0 dq। तो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू r होगी जिसकी वैल्यू x² प्लस a²। तो यहाँ से भी हम उसका स्क्वायर करेंगे, x² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं d और d डैश की दोनों की वैल्यू सेम है, d और d डैश की दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर de इज इक्वल टू d डैश, सो d साइन थीटा इज इक्वल टू d डैश साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? दे आर कैंसिल टू ईच अदर। समझ में आ गया?
साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम केवल कौन सा कंपोनेंट लेके चलेंगे, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं, रफ करें। रुक, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कितना हो जाएगा, ई नेट, ई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। बिकॉज यहाँ पे डी ई जो है वो डी ई डैश के बराबर है, तो हम डी डैश और डी दोनों क्या हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल हम डी कॉस थीटा को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज रिंग है, हमने दो एलिमेंट लिया है, तो दोनों एलिमेंट के जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट से ये पूरा रिंग बना होगा। तो इस सारे रिंग का, इस पूरे एलिमेंट का जिससे ये रिंग बना हुआ है, उस रिंग के सारे छोटे एलिमेंट के साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेंगे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट, वही ऐड हो जाएंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, इसलिए हमने सम किया है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। तो डी की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे डी की वैल्यू हमने लिखा था ई 1/4πε0 dq बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यही लिखा था। यहाँ पे हम यही पुट करेंगे 1/4πε0 dq बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे ही रह जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी लिखा था E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 1/4πε0 अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये सारे कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सारे बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन के। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, dq और cos थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos थीटा और dq, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल से। तो देखो cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। ये एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा कुछ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा है तो इसके साइड वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू a है, और ये क्या हो जाएगा x, और इसकी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा x और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही वैल्यू हम वहाँ पे पुटअप करेंगे। तो देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dq। तो dq अंदर रख देते हैं और cos थीटा की वैल्यू, एक सेकेंड, वन बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dq। cos थीटा की वैल्यू वहाँ से हम लोग ने निकाला है, तो हम यहाँ पे यही पुट करेंगे। यहाँ पे रूट है तो रूट ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी अंदर से, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा केवल ये dq वाले टर्म रहेंगे। तो अंदर क्या हो जाएगा x अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। 3/2 कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 1 और इस पे पावर कितना है 1/2। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे 3/2 रखा है। इंटीग्रेशन के अंदर केवल क्या रहेगा dq। अब dq की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dq की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या अब देखो, तो केवल इसके अंदर dq वाला हो जाएगा। तो dq टर्म अंदर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये क्या है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर केवल dq टर्म रहेगा। और हम dq टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देख लो।
अगर मैं बात करूं इस टोटल रिंग पर कितना चार्ज है Q, तो इस टोटल रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना है, टोटल लेंथ 2 पाई r, 2 पाई r की प्लेस पे क्या रखेंगे a, तो 2 पाई a पे कितना चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई a, तो dl लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, हाँ dl लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, dl लेंथ पे चार्ज हो जाएगा Q dl अपॉन 2 पाई a, समझ में आ गया, ठीक। तो Q dl अपॉन 2 पाई a, अब इसी की वैल्यू dq के बराबर हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो dl है वो उतना ही dq है, तो dq इज इक्वल टू Q dl अपॉन 2 पाई a, तो इसकी dq की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, dq की वैल्यू हो जाएगी Q dl अपॉन 2 पाई a। अब यहाँ पे Q 2 पाई a ये कांस्टेंट वैल्यू है जो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। अब अंदर क्या हो जाएगा dl का इंटीग्रेशन, तो dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो L बन जाएगा टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ इस रिंग का कितना है 2 पाई a, तो 2 पाई a यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, dl का क्या हो जाएगा टोटल लेंथ 2 पाई a इंटू ये यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई a, तो यहाँ पे भी 2 पाई a है, यहाँ पे भी 2 पाई a है, दोनों 2 पाई a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल क्या बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, इतना ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। तो हमने चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फाइंड आउट किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये चार्ज रिंग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इसमें हम बहुत सारी कंडीशंस अराइज करेंगे, देख लेते हैं ये कंडीशंस क्या हैं। देखो अब कंडीशंस क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन केस 1, कंडीशन पहला क्या है कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए a से, x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए a से, तो ये x की वैल्यू यही थी ना, x ये a, इसी पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, अगर ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाए a से तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे QX अपॉन ये एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स बहुत छोटा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट में है, जब उसका स्क्वायर करोगे तो और भी पॉइंट में आएगा, तो बहुत छोटी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर पे 3/2 है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन a Q, ठीक। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, केस सेकंड, कि अगर इफ x की वैल्यू बड़ी हो जाए a से, अब a की वैल्यू छोटी हो गई है x से, जब a की वैल्यू x से छोटी हो गई है मतलब अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a तो गायब हो चुका है बिकॉज a बहुत छोटा हो चुका है 3/2, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका, क्यूब आ गया एक्स क्यूब, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जब x बहुत बड़ा हो जाए a से, दैट मीन्स a बहुत छोटा हो जाएगा x से। समझ में आ गया?
अब थर्ड कंडीशन क्या है, लिख लो। थर्ड कंडीशन, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड, इफ x 0 के बराबर हो जाए। जब x 0 हो जाए, पहले हमने क्या लिखा है कि x बड़ा हो जाए, सॉरी x छोटा हो जाए, देन x बड़ा हो जाए। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि x 0 के बराबर हो जाए। जब x 0 के बराबर हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही हम यहाँ पर x 0 पुट करेंगे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स E क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर P पॉइंट है, ये x था, ये A था, कि जैसे ही इस डिस्टेंस को 0 करेंगे, जब इस डिस्टेंस को 0 करेंगे, x के 0 पुट करेंगे, तो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ क्या है, इफ x इज इक्वल टू a, अगर x a के बराबर हो जाए, दैट मीन्स जितनी डिस्टेंस a है उतनी डिस्टेंस x की वैल्यू हो जाए। मतलब कहाँ हो जाए, ये पॉइंट जो यहाँ पे एक्सिस पे था वो वहां से शिफ्ट होके इसके सरफेस पे आ जाए, ठीक, रिंग के सरफेस पे आ जाए। ये x था, ये पॉइंट शिफ्ट होकर इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/8√2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर QX रहेगा। सो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा ना, ठीक, इतनी वैल्यू रहेगी, ठीक। इसको नोट करना, नोट करो जल्दी। लास्ट वाला Q/8√2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। जब x की वैल्यू a के बराबर हो जाए, दैट मीन्स जो हम एक्सिस पे निकालते थे किसी पॉइंट P पर, वो पॉइंट शिफ्ट होकर रिंग के सरफेस पे आ जाए। तो सरफेस पे, रिंग के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, Q/8√2 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। समझ में आ गया। तो मैंने ये 4 कंडीशंस लिखवाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में पूछता है कि रिंग के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉर्क। तो यहाँ पे ये 4 रिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क कितना, मतलब ये क्या है ना कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल डाल दिया है। जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जैसे ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, और वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, तो रोटेशन करने लगता है। जब वो रोटेशन करता है, रोटेट करने लगता है, तो उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा। विदाउट टॉर्क वो तो रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टॉर्क ही क्या होता है, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करने लगती है। तो यहाँ पे कौन इसे टॉर्क प्रोवाइड करता है, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रिक डायपोल, इस पर ये -q चार्ज है +q चार्ज, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को जानते हैं 2 अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, -q +q। अब ये +q फोर्स FQE फोर्स लगा रहा है इस साइड, और ये -QE फोर्स लगा रहा है। तो ये चाहेगा हम इस साइड आए और ये चाहेगा हम ऊपर जाए, इसकी वजह से ये रोटेट करेगा, ठीक। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है, F मान लेते हैं, और डिस्टेंस की बात है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हुई ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लगेगा, तो इन दोनों चार्जेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये चार्ज है, ठीक, ये समझ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये थीटा कुछ बना रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 12 है, ये cos थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, sin थीटा, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है sin थीटा। परपेंडिकुलर को हम P लिखते हैं बिकॉज हमें वैल्यू नहीं पता है, और हाइपोटेनस कितना हो गया,